प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग समझते हैं एरर क्या है, त्रुटि क्या है और किसी मापन में त्रुटि हम लोग किस तरह से हम लोग समझेंगे कि त्रुटि हुई है। तो ये त्रुटि के बारे में हम लोग समझते हैं। त्रुटि की प्रकार क्या होती है इसके बारे में भी समझेंगे। त्रुटियों को कैसे अभिव्यक्त किया जाएगा इसके बारे में भी समझेंगे और आंकिक प्रश्न भी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं कि त्रुटि है क्या, त्रुटि हम लोग किसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान, या आप इसे प्रेक्षित मान भी बोल सकते हैं। वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई विद्यार्थी है, कोई छात्र है और इस छात्र को धातु के कोई टुकड़ा है और इस टुकड़ा का द्रव्यमान मापने के लिए दिया जाता है, जबकि इस टुकड़ा का वास्तविक जो द्रव्यमान है वह वास्तविक द्रव्यमान मान लेते हैं यह 0.520 ग्राम है। ये है वास्तविक द्रव्यमान। जब वह विद्यार्थी इसको मापता है तो हो सकता है कि वह विद्यार्थी जब मापे तो उसका मान जो है इस तरह से प्राप्त हो जाए। तो ये मापता है, यानी कि मापित मान, विद्यार्थी के द्वारा मापा गया मान को बोलेंगे मापित मान, या प्रेक्षण द्वारा प्राप्त मान को बोलेंगे प्रेक्षित मान। तो ये मान लीजिए कि विद्यार्थी मापता है तो वह प्राप्त करता है 5.22 ग्राम। देख रहे हैं। तो देखिए वास्तविक द्रव्यमान है इतना और प्रेक्षित या मापित द्रव्यमान है इतना, यानी कि देख रहे हैं दोनों के मान में अंतर है। ये दोनों के मान में जो भी अंतर होगा इस अंतर को ही क्या बोला जाएगा, त्रुटि बोला जाएगा। तो यही कहलाती है त्रुटि। तो हम लोग यहाँ लिखे हुए भी हैं, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही त्रुटि के नाम से जानते। आइए बच्चों अब हम लोग समझते हैं त्रुटि के प्रकार क्या क्या होती है। तो त्रुटि के 3 प्रकार हैं। क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी है संयोगिक या यादृच्छिक त्रुटि और तीसरी है सकल त्रुटि। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, या इसे हम लोग एक्सीडेंटल एरर के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा ग्रॉस एरर। तो देखिए क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। क्रमबद्ध त्रुटि को हम लोग यहाँ पर परिभाषित किए हैं और लिखे हैं, यांत्रिक दोष, तकनीकी अभाव, बाह्य कारकों का प्रभाव, मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण उत्पन्न त्रुटि को ही क्रमबद्ध त्रुटि हम लोग कहते हैं। या हम लोग दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, वह त्रुटि जो एक निश्चित प्रतिरूप के अनुसार होती है उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। बोलने का मतलब यह हुआ एक निश्चित है, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई स्केल है, हमारा स्केल है और ये स्केल ले लिए हैं और इसका हम लोग का कुछ भाग जो है किनारे से टूट गया है। मान लेते हैं 1 mm 2 mm हट गया है। अब इस यंत्र के द्वारा किसी विद्यार्थी को मापने दिया जाए, चाहे 10 विद्यार्थी को मापने दिया जाए, चाहे 20 विद्यार्थी को, चाहे 2 विद्यार्थी को, जितने भी विद्यार्थी है, यदि इस यंत्र के द्वारा वह मापन करेगा तो हमेशा जो है, अगर मान लेते हैं 2 mm यहाँ से टूट गया है तो वह जो विद्यार्थी मापन करेगा हमेशा 2 mm का गलती करेगा, कोई भी विद्यार्थी। फिर दूसरे को दिया जाएगा तो वह भी 2 mm का गलती करेगा, तीसरे को दिया जाए तो वह भी 2 mm का गलती करेगा, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है 2 mm का गलती करेगा।
यानी कि देख रहे हैं एक निश्चित प्रतिरूप के अनुसार, यानी कि 100 से 2 mm का ही गलती होगा, इसीलिए यहाँ लिखा गया है वह त्रुटि जो एक निश्चित प्रतिरूप के अनुसार होती है। तो ये हो गया यांत्रिक दोष, यानी कि इसी चीज को हम लोग यहाँ पर अलग अलग भागों में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा है तकनीक का अभाव। मान लेते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसका तकनीक जो है विद्यार्थी को पता नहीं है, या जो वर्कर है उसको पता नहीं है, तो उसको मापने के लिए दिया जाएगा तो वह पहले से जो जानकारी होगा उसी के द्वारा वह मापन कर लेगा। और चूंकि किसी को भी पता नहीं है कि ये किस तरह से हम लोग मापेंगे इस यंत्र की सहायता से, अतः प्रत्येक के द्वारा जो है मापन में एक समान जो है त्रुटि होगी, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग तकनीक का अभाव। और एक समान जो गलती हो रही है उसी को हम लोग बोले कि निश्चित प्रतिरूप के अनुसार गलती हो रही है। बाह्य कारकों का प्रभाव। बाह्य कारकों का प्रभाव का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि 4 विद्यार्थी है और चारों विद्यार्थी जो है किसी स्टील वाला जो स्केल होता है, स्टील के स्केल से मापन करता है और धूप में जो है यानी कि खुले मैदान में मापन करता है और धूप है, तब क्या हो जाएगा, उसमें उस यंत्र में जो है उस स्केल में धातु के जो स्केल है उसमें ऊष्मीय प्रसार होगा। तो ऐसा थोड़ी होगा कि बाह्य कारकों का जो प्रभाव है, यानी कि बाहरी जो प्रभाव है केवल एक विद्यार्थी के लिए होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा, सबके लिए वह प्रभाव होगा। तो ऊष्मीय प्रसार सब स्केल में समान समान हो जाएगा। इसलिए जब विद्यार्थी अपने अपने स्केल से, स्टील के स्केल से जब मापन करेगा तो एक समान गलती करेगा। तो इसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि निश्चित प्रतिरूप के अनुसार त्रुटि हो रही है, और यही कहला रहा है बाह्य कारकों का प्रभाव। अब मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं कि 1 mm का 100वां हिस्सा लेना है, 1 mm का 100वां हिस्सा लेना, तो 1 mm के 100वें हिस्से को मापने के लिए हम लोग अगर मीटर स्केल या जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल यूज करते हैं अगर उसका यूज करेंगे तो mm का 100वां हिस्सा का हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग उतना कर नहीं पाते हैं। ऐसे में हम लोग से कुछ गलती होगी, प्रत्येक जो है विद्यार्थियों का सबसे गलती होगा। तो उसी को बोल रहे हैं हम लोग मापन कर्ता की जो है व्यक्तिगत सीमाओं के कारण उत्पन्न त्रुटि। तो इस तरह से हम लोग संपूर्ण बात को एक साथ समेटेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं यांत्रिक दोष, तकनीक का अभाव, बाह्य कारकों का प्रभाव और मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण उत्पन्न जो त्रुटि है उसे ही क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। दूसरा प्रकार है संयोगिक या यादृच्छिक त्रुटि, जिसे रैंडम एरर या हम लोग एक्सीडेंटल एरर के नाम से जानते हैं। तो इसका स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया है, जब किसी मापनकर्ता द्वारा बार बार माप ली जाती है और हर एक बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होता है, तो इसे ही बोलेंगे संयोगिक त्रुटि या हम लोग बोलेंगे यादृच्छिक त्रुटि। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि सरल लोलक के आवर्तकाल का मापन करना है, सरल लोलक के आवर्तकाल का मापन करना है। तो आवर्तकाल का जब मापन हम लोग करेंगे तो ये जो हम लोग का लोलक का जो गोलक है, एक बार उसकी स्थिति इधर आ जाएगी और एक बार स्थिति उधर रहेगी। तो हो सकता है कि बाहरी जो अगर हम लोग इसको खुले वातावरण में हम लोग ये मापन कर रहे हैं हम, तब जो है बाहर का जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, हवा का जो दाब है, इसका प्रभाव पड़ेगा और उसके प्रभाव के कारण जब हम लोग मापन लेंगे आवर्तकाल का, तो प्रत्येक बार जो है निश्चित रूप से अलग अलग मान प्राप्त हो जाएगा और यह कभी माप जो है अधिक आ जाएगा, कभी माप जो है कम आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि यह त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। और यह जो दोष होता है, यह जो त्रुटि होती है, इसे चाह कर भी हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि को हम लोग दूर कर सकते हैं, लेकिन संयोगिक त्रुटि को हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। यादृच्छिक त्रुटि को दूर करना जो है संभव बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाहर का जो प्रभाव है उसको रोक पाना जो है संभव नहीं है। इसलिए जब मापन करेंगे तो हर एक बार जो है अलग अलग मान मिल जाएगा, अलग अलग पाठ्यांक मिलेगा। तो जब माप जो है की जाती है बार बार और पाठ्यांक अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं संयोगिक त्रुटि या इसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक का मतलब हो गया न चाहते हुए भी वह त्रुटि उत्पन्न हो गया। संयोगिक का मतलब संयोग से अचानक से आ गया,
इसलिए इसका नाम है सार्वत्रिक त्रुटि। तीसरा प्रकार है और यह है सकल त्रुटि। तो देखिए सकल त्रुटि को हम लोग लिखे हैं ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर का क्या मतलब है? तो यहाँ लिखा गया है मापनकर्ता, जो भी व्यक्ति माप कर रहा है उसी को बोले हम लोग मापनकर्ता। तो मापनकर्ता के असावधानी और उसके एकाग्रता में कमी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग सकल त्रुटि के नाम से जानते हैं, ग्रॉस एरर के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है मापन कर रहा है किसी भौतिक राशि का, जब मापन करेगा तो वहां पर कुछ त्रुटि उत्पन्न हो रही है, यानी कि वह त्रुटि जिन कारणों से उत्पन्न हो रही है, त्रुटि होने का जो स्रोत है वह जो व्यक्ति है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और माप दे रहा है कि रहने दिया जाए, माप दिया जाए। जब वह त्रुटि के स्रोतों का वह ठीक से आकलन नहीं करेगा और मापन कर देगा तो त्रुटि निश्चित रूप से आएगी और वह त्रुटि ही सकल त्रुटि कहलाएगी। या हम लोग बोल सकते हैं कोई व्यक्ति जो है उचित तरीके से जो पाठ्यांक है वह नहीं लेता है, उचित तरीके से पाठन नहीं करता है। लिखा हुआ है वह जो है मान लेते हैं कि 59 और उसको पढ़ लेता है जो है 50 पढ़ लेता है, यानी कि सही से वह पढ़ा नहीं और जल्दीबाजी में, या मान लीजिए उसका ध्यान कहीं एकाग्र नहीं है, इधर उधर है, तो वह क्या करेगा 59 की जगह ऐसा लिख देगा। मान लेते हैं लिखा हुआ है 54 और वह पढ़ लेता है 45, तो ये क्या हो गया, असावधानी हो गया, उसके एकाग्रता में कमी हो गया और इसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसे ही सकल त्रुटि के नाम से हम लोग जानते हैं। या यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति सही मापन किया, यानी कि 54 मीटर है तो वह 54 मीटर पढ़ रहा है, ले रहा है, लेकिन जब लिखने जाता है तो जो है असावधानी के कारण, एकाग्रता में कमी के कारण वह अंकित गलती कर देता है, 54 की जगह वह कर देता है 45। तो जब वो लिखेगा गलती तो त्रुटि निश्चित रूप से उत्पन्न होगी, क्योंकि सही मान 54 है और लिख दिया है 45। तो इन कारणों से जो त्रुटि उत्पन्न होती है, इन त्रुटि को ही सकल त्रुटि के नाम से हम लोग जानते हैं। बच्चों आइए अब हम लोग त्रुटियों की अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग मान लेते हैं कि किसी भौतिक राशि की मापित मान या प्रेक्षित मान क्रमशः A1, A2, A3 AN है, तब माध्य मान निकाल पाएंगे हम लोग। माध्य मान जैसे A और उसके ऊपर बार लगा देंगे तो सभी को जोड़ देंगे और जितना ये मापित मान है उसकी संख्याओं से भाग कर देंगे। ये जो माध्य मान या जो औसत मान मिला इसे ही हम लोग जो है वास्तविक मान के तौर पर लेते हैं, यानी कि यही हो जाता है वास्तविक मान, यानी कि यही माध्य मान या औसत मान जो है वास्तविक मान कहलाता है। तो इसमें क्या करना है, सभी प्रेक्षित मान या मापित मान को जोड़ देना है, साधारण जोड़ की तरह जोड़कर, और जितना बार माप लिया गया है उतने से हम लोग भाग कर देते हैं। तो इससे हम लोग को वास्तविक मान की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि माध्य मान जो है वास्तविक मान की तरह लिया जाता है। आइए अब हम लोग जो है ये त्रुटियों की अभिव्यक्ति जो है 4 तरह से हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। बच्चों त्रुटियों की अभिव्यक्ति 4 तरह की होती है। पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहला दिया हुआ है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा दिया हुआ है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा दिया हुआ है अपेक्षिक त्रुटि और चौथा है प्रतिशत त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, जैसा कि हम लोग जो है माध्य हम लोग जो है मान निकाले थे A1 + A2 + A3 + ... + AN,
और बाई n से भाग किए थे, और यही जो हम लोग को निकला था माध्य मान, इसे ही हम लोग वास्तविक मान निकाले थे। तो निरपेक्ष त्रुटि हम लोग बोलते हैं जो भी ये वास्तविक मान है, इस वास्तविक मान में या माध्य मान में हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इस प्रेक्षित मान को घटा लेते हैं। इसमें से घटाएंगे, फिर इसको इसमें से घटाएंगे, फिर इसको इसमें से घटाएंगे, और जो भी मान मिलेगा उसे ही निरपेक्ष त्रुटि के नाम से हम लोग जानते हैं। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक मान घटाव प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है यही कहलाता है निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहलाएगा? निरपेक्ष त्रुटि। तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि लिख सकते हैं प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि लिखी जा सकती है। तो हम लोग लिख पाएंगे डेल्टा A1 बराबर A बार माइनस A1, डेल्टा A2 बराबर A बार माइनस A2, उसी तरह से डेल्टा A3 बराबर A बार माइनस A3। आगे जाएंगे डेल्टा A4 बराबर लिखेंगे A बार माइनस, ये हो जाएगा A4, और डैश 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 डेल्टा AN बराबर A बार माइनस AN। तो इस तरह से हम लोग निरपेक्ष त्रुटि प्रत्येक मापन में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक मान में प्रेक्षित मान को हम लोग घटा देते हैं, जो मान मिलेगा वही कहलाएगा निरपेक्ष त्रुटि। आइए अब हम लोग समझते हैं ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जितने भी ये हम लोग प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि की प्राप्ति किए हैं, ये सभी का माध्य निकाल देते हैं। तो यहाँ लिख पाते हैं हम लोग जो है डेल्टा A बराबर हो जाएगा डेल्टा A1, क्या हो जाएगा डेल्टा A1, और ये हो जाएगा मॉड ले लेते हैं प्लस, फिर लिखेंगे हम लोग डेल्टा A2, और ये हो जाएगा प्लस, मॉड ले लिया, फिर डेल्टा A3 और प्लस डैश डैश डैश, और जितना भी होगा 4 होगा 5 होगा, और ये हम लोग क्या करेंगे उतने से भाग कर देते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का डेल्टा AN तक आता है। तो इस तरह से सभी निरपेक्ष त्रुटियों को हम लोग जो है मॉड लेकर जोड़ देते हैं, और जोड़कर हम लोग जो है जितना रहता है उतना से भाग कर देते हैं। तो ये मिलता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और ये डेल्टा A1 कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से मिलेगा। डेल्टा A2 कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से मिलेगा, और सभी का हम लोग माध्य निकालते हैं। तो ये कहलाता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। आइए हम लोग समझते हैं आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि कही जाती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि के लिए हम लोग बोल सकते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और भागा ये हो जाता है माध्य मान, ये हो जाता है माध्य मान यानी कि वास्तविक मान। तो इस तरह से इसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा A, दिखाएंगे डेल्टा से, इसको क्या पढ़ेंगे डेल्टा, और ये कितना माना है? यह माना है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो लिखेंगे डेल्टा A के बार, और ये हो जाएगा माध्य मान। तो माध्य मान यह है, तो हम लोग लिख देंगे ये। तो इस तरह से ये फॉर्मूला किसका हो गया हम लोग का? ये फॉर्मूला हो गया आपेक्षिक त्रुटि का। चौथा है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि में हम लोग क्या करते हैं, इसे आपेक्षिक त्रुटि में 100 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? आपेक्षिक त्रुटि में 100 से गुना कर देते हैं। लिख सकते हैं हम लोग जो है प्रतिशत त्रुटि ना। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हो जाएगा डेल्टा A के बार बाई A का बार, और गुना ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा प्रतिशत। तो ये हो गया हम लोग का प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह से त्रुटियों की अभिव्यक्ति 4 तरह से की जाती है: निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। फिर से देख लीजिए, निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को ही हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि।
तो प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या करते हैं, प्रत्येक मापन में जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां आपको प्राप्त हुई है, जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां प्राप्त हुई है, सबका माध्य निकाल देते हैं, सबका मॉड लेकर जोड़ देते हैं, और जितना बार ये मान हम लोग लेंगे हम लोग उतना से भाग कर देते हैं, तो मिलेगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तीसरी है आपेक्षिक त्रुटि। तो इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान का जो अनुपात है, इसे ही आपेक्षिक त्रुटि के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसे डेल्टा से दिखाया है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। चौथा है प्रतिशत त्रुटि। तो इसे आपेक्षिक त्रुटि में 100 से गुना कर देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि की प्राप्ति हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला प्रतिशत त्रुटि का लिखे हुए हैं। बच्चों आइए अब हम लोग त्रुटियों की अभिव्यक्ति को एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। और प्रश्न दिया हुआ है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड है। तो निम्न का मान प्राप्त करना है। पहला माध्य मान, प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि है, और साथ में प्रतिशत त्रुटि है। तो यहाँ पर यह सब जो मान दिया हुआ है ये आवर्तकाल का मान दिया है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं T1 बराबर मान हो जाएगा 2.63 सेकेंड, T2 बराबर मान हो जाएगा 2.56 सेकेंड, T3 बराबर मान हो जाएगा 2.42 सेकेंड, T4 बराबर मान हो जाएगा 2.71 सेकेंड और T5 बराबर मान हो जाएगा 2.80 सेकेंड। सबसे पहले हम लोग माध्य मान निकालते हैं। क्या करेंगे, हम लोग माध्य मान निकालेंगे। माध्य मान किसका, आवर्तकाल का। लिख सकते हैं हम लोग आवर्तकाल का क्या निकालना है, हम लोग माध्य मान निकालना है। तो देखिए माध्य मान निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी के ऊपर हम लोग लिख देंगे, बार लगा देंगे और लिखेंगे T1 प्लस, लिखेंगे T2 प्लस, T3 प्लस, T4 प्लस T5। जितना समय होगा उतना ले लेंगे और ये भाग कर देंगे 5 से, यानी कि T बार। आप ऐड कीजिए इसको, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, सब सेकेंड है तो सेकेंड दे दीजिए, नहीं, और भाग दीजिए कितना से, तो हम लोग भाग देंगे 5 से। तो ये T बार, ये ऊपर वाला सारा जोड़िएगा तो आपको मान मिलेगा 13.12 सेकेंड, अब भागा 5, और इसको जब भाग देंगे तो यह मान मिलेगा हम लोग को 2.624 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के 3 अंक तक आ गया, लेकिन ये सारा जो मान आपका दिया हुआ है दशमलव के 2 अंक तक दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग भी यहाँ पर दशमलव के 2 अंक तक ही लेंगे, लेकिन तीसरे वाले को देखना है। तीसरा वाला देखेंगे जो है, यानी कि संख्याओं को पूर्ण बना देंगे। तीसरा वाला 5 से अधिक है, 5 से कम है या 5 है। तो संख्याओं का पूर्णन कैसे बनाया जाता है हम लोग पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखा। तो देखिए यहाँ पर ये 4 है, 5 से कम है। जब 5 से कम रहता है तो इसको हम लोग जस का तस छोड़ देते हैं। इस तरह से हम लोग का जो मान मिल जाएगा औसत, ये आवर्तकाल का जो मान मिलेगा या माध्य मान मिलेगा, वो जगह 2.62 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये माध्य मान हम लोग जो है निकाल दिए। अब आइए हम लोग निकालते हैं प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि। अब हम लोग का है प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि के लिए बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, तो लिखेंगे हम लोग डेल्टा T1 बराबर T बार माइनस T1, फिर लिख सकते हैं डेल्टा T2 बराबर T बार माइनस T2, उसी तरह से T3 जगह T बार माइनस T3, उसी तरह से डेल्टा T4 T बार माइनस T4, और लास्ट 5वां हो जाएगा डेल्टा T5 बराबर T बार माइनस T5। तो देखिए हम लोग पहले ही हम लोग जो है T बार का मान निकाले हैं, यानी कि माध्य मान निकाले हैं, औसत मान निकाल लिए हैं, और यह मान आया है 2.62 सेकेंड और माइनस T1। तो T1 का यह मान हुआ, तो ये इसको इसमें से घटा लीजिए, तो लिखेंगे 2.63 सेकेंड।
उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं 2.62 और माइनस ये दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे 2.56 ना, और ये ब्रैकेट में आप देते चलेंगे और ये हो जाएगा सेकेंड। उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं 2.62 और माइनस ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है 2.42 और ये हो जाएगा सेकेंड। उसी तरह से चौथा आएंगे 2.62 और माइनस 2.71 और ये हो जाएगा सेकेंड। और उसी तरह से पांचवें के लिए भी आएंगे 2.62 माइनस 2.80 सेकेंड। ये सबको घटाएंगे तो देखिए हम लोग को मान क्या मिलेगा। तो देखिए जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हम लोग को मान मिलेगा माइनस 0.01 सेकेंड। जब इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे तो हम लोग का मिलेगा 0.06 सेकेंड। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो मिलेगा 0.20 सेकेंड। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो मिलेगा माइनस 0.09 सेकेंड। और जब इसमें घटाएंगे तो मिलेगा माइनस 0.18 सेकेंड। तो ये सब जो मान है, ये सारा जो मान है, इस मान को ही हम लोग बोलेंगे, ये सारा जो मान देख रहे हैं इस मान को ही कहा जाएगा प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि। आइए अब हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। आइए अब हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, तो डेल्टा टी के बार लिख देंगे डेल्टा T1 और मोड लगा देंगे डेल्टा T2, फिर लिखेंगे डेल्टा T3 मोड लेते जाना है डेल्टा T4 और प्लस डेल्टा T5 और जितना होगा उतना से क्या करेंगे हम लोग भाग कर देंगे। तो ये भाग कर दिए, ये हो गया 5। ये सब का देखिए ये मान यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, निकाले हुए हैं पहले। तो ये मान सब रखेंगे और पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है, तो ले लेंगे मोड लगा देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मान लिखेंगे, तो लिख पाएंगे 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20। क्योंकि मोड ले लिए हैं इसलिए ऋणात्मक वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और ये जगह प्लस 0.09 और प्लस 0.18 ये हो जाएगा सेकेंड ना। और भाग कर देंगे हम लोग कितना से 5 से। ऊपर वाला जितना है सबको जोड़ेंगे तो मान मिलेगा 0.1, ये मान मिलेगा 0.54 और भागा 5 दे देंगे। और ये जब हम लोग भाग करेंगे 0.54 से 5 में 5 से तो मान मिल जाएगा 0.108 सेकेंड। जितने भी ये सब मापन आपको दिया हुआ है, प्रेक्षित मान दिया हुआ है, ये दशमलव के 2 अंक तक ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तीसरा भी निकल गया। तो हम लोग भी 2 अंक तक ही लेंगे, लेकिन तीसरे वाले को भी ध्यान देना है। तो देखेंगे 5 से अधिक है 5 से कम है तो आप पाइएगा ये 5 से अधिक है, तो इसके आगे वाला में 1 जोड़ देंगे और लास्ट वाला को हटा देंगे। इस तरह से डेल्टा टी बार यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान मिल जाएगा 0.11 सेकेंड। आइए अब हम लोग आपेक्षिक त्रुटि की बात करते हैं। बच्चों चौथा दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये डी है हम लोग का आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि दी गई है और आपेक्षिक त्रुटि के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े डेल्टा टी बराबर हम लोग क्या करेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि में हम लोग माध्य मान से भाग कर देंगे। तो यानी कि डेल्टा, ये जो डेल्टा टी बार है इसमें हम लोग टी बार से हम लोग भाग कर देंगे। तो डेल्टा टी बराबर, तो ये देखिए ये हम लोग का जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है आवर्तकाल के लिए, ये मान हम लोग को मिला था 0.11 सेकेंड। और यह जो मान था यानी कि माध्य मान था वह हम लोग प्राप्त किए थे 0.262 सेकेंड। और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा टी बराबर यानी कि आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगा 0.11 अब भागा 2.62। जब इसमें भाग करेंगे तो हम लोग को मान मिलेगा 0.0
419। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के 2 अंक तक ही लेना है हम लोग को, दशमलव के 2 अंक तक ही लेंगे, लेकिन तीसरे वाले को भी देखना है। 5 से अधिक है, 5 से कम है, तो चूंकि 1 है, 5 से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस का तस हटा देंगे और आगे वाले अंकों को में कोई बदलाव नहीं करेंगे। इस तरह से डेल्टा टी यानी कि अपेक्षित त्रुटि का मान मिल जाएगा 0.04 मिल जाएगा। अब सेकेंड नहीं लिखना है क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। आइए हम लोग पांचवे की भी बात करते हैं और यह है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि यहाँ लिख देते हैं हम लोग, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो प्रतिशत त्रुटि क्या है, अपेक्षित त्रुटि में 100 से भाग कर देते हैं, तो लिख पाएंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर 0.04 और गुना 100 कर देना है और ये प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के लिए 1 और जितना अंक है उतना 0 दे देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से कितना प्रतिशत का त्रुटि हुआ है, 4% की त्रुटि हुई है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से त्रुटियों की अभिव्यक्ति कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं, इसके बारे में भी हम लोग सीखे।